हेलो एवरीवन, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम टू पीपल्स अकादमी। पीपल्स अकादमी में आपका स्वागत है। सो डियर स्टूडेंट्स, आज से हम क्लास 12th पॉलिटिकल साइंस के लिए एक वीडियो लेक्चर कोर्स अपने यूट्यूब चैनल पीपल्स अकादमी पे शुरू करने जा रहे हैं। एंड इस वीडियो लेक्चर कोर्स में हम हर एक वीडियो में एक चैप्टर को डिस्कस करेंगे। एंड ये जो वीडियो लेक्चर कोर्स होगी ये सीबीएसई और स्टेट बोर्ड दोनों के सिलेबस पे बेस्ड है। तो आज हम जो डिस्कस करने जा रहे हैं वो है एंड ऑफ बायपोलैरिटी, जो कि बुक 1 का पहला चैप्टर है अकॉर्डिंग टू द सिलेबस। एंड एंड ऑफ बाइपोलैरिटी हम सारी चीज़ें, सारे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स को आज डिस्कस करेंगे इस पर्टिकुलर वीडियो में। तो अभी तक अगर आपने पीपल्स अकेडमी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बाकी लोगों से भी शेयर करें। ये पीडीएफ जो है इस पर्टिकुलर वीडियो की आपको पीपल्स अकेडमी टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी फ्री ऑफ कॉस्ट। तो चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं एंड ऑफ बाइपोलैरिटी चैप्टर जो है इसमें क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं ये है हमारे वीडियो की पीडीएफ। एंड ऑफ बाइपोलैरिटी को हम समझने जा रहे हैं जो कि चैप्टर 1 है बुक फर्स्ट का। आपके दो बुक्स होते हैं, दो पार्ट्स होते हैं पॉलिटिकल साइंस में, बुक 1 एंड बुक 2। तो ये बुक 1 का पहला चैप्टर होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि क्या कंटेंट्स हैं एंड ऑफ बाइपोलैरिटी वाले चैप्टर में। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि यूनिपोलैरिटी, बाइपोलैरिटी एंड मल्टीपोलैरिटी के क्या मीनिंग है। इसके बाद हम देखेंगे कि सोवियत यूनियन क्या था और इसके क्या फीचर्स थे। देन हम देखेंगे राइज एंड फॉल ऑफ बर्लिन वॉल, कब ये वॉल कंस्ट्रक्ट की गई एंड कब इसको गिराया गया। एंड उसके बाद हम देखेंगे सबसे इंपॉर्टेंट जो इस वीडियो का पार्ट रहने वाला है, दैट इज कॉजेज ऑफ डिसइंटीग्रेशन ऑफ यूएसएसआर। तो यूएसएसआर जब डिसइंटीग्रेट हुआ तो क्या कॉजेज थे उसके। एंड इसके बाद हम देखेंगे कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ डिसइंटीग्रेशन, डिसइंटीग्रेशन के बाद क्या क्या चीजें हुई, क्या क्या रिजल्ट थे डिसइंटीग्रेशन के। एंड उसके बाद हम एक और इंपॉर्टेंट चीज देखेंगे विच इज शॉक थेरेपी। शॉक थेरेपी क्या था, किस चीज को ये नाम दिया गया शॉक थेरेपी, एंड इसके क्या क्या इफेक्ट्स थे। ये सारी चीजें जो हैं इस वीडियो में हम आपके साथ डिस्कस करने जा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। एंड सबसे पहले हम देखते हैं बाइपोलैरिटी, यूनिपोलैरिटी एंड मल्टीपोलैरिटी के मीनिंग्स। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे यूनिपोलैरिटी, बाइपोलैरिटी एंड मल्टीपोलैरिटी की जब हम बात करते हैं तो यूनिपोलैरिटी एक ऐसा सिस्टम है जिसमें सिर्फ एक पावर हो। व्हेन देयर इज ओनली सिंगल पावर, हम उस पर्टिकुलर सिस्टम को कह सकते हैं कि ये यूनिपोलर सिस्टम है। एंड जब दो सुपर पावर्स हों, दो मेजर पावर्स हों, तब हम किसी पर्टिकुलर सिस्टम को बाइपोलर सिस्टम कह सकते हैं या फिर बाइपोलैरिटी कह सकते हैं। बाय मींस टू, सो व्हेन देयर आर टू मेजर पावर्स उसको हम बाइपोलैरिटी कहते हैं। व्हेन देयर इज सिंगल पावर फुल कंट्री देन उसको हम यूनिपोलैरिटी कहते हैं। एंड मल्टीपोलैरिटी का मतलब आपको समझ आ गया होगा, जब दो से ज्यादा पावरफुल ग्रुप नेशंस हों, दो से ज्यादा पावरफुल ग्रुप्स हों। तो जब भी किसी भी सिस्टम में दो से ज्यादा पावरफुल ग्रुप स्टेट्स होते हैं तो उसको मल्टीपोलर सिस्टम कहा जाता है, जो कि प्रेजेंट वर्ल्ड आज मल्टीपोलर वर्ल्ड है। इसके बाद हम देखते हैं कि जो पीरियड था 1945 से 1991 का, 1945 से लेके 1991 का जो ये पीरियड था, इस पीरियड को नाम दिया गया कोल्ड वॉर। कोल्ड वॉर क्यों इसको नाम दिया गया? क्योंकि इस पीरियड में यूएसए और यूएसएसआर के बीच में कन्फ्लिक्ट चल रहा था, टेंशन्स चल रही थी। और ये टेंशन्स किस की चीज के लिए थी? ये इन दोनों के बीच में एक्चुअल एक स्ट्रगल थी कि सबसे ज्यादा पावरफुल कौन होगा। एक आइडियोलॉजी की जंग थी, एक आइडियोलॉजिकल वॉर था। तो इसको कहा गया कोल्ड वॉर। और ये कोल्ड वॉर 1945 से लेके 1991 तक रहा। एंड अब देख रहे हैं कि 1945 से लेके 1991 तक सिर्फ दो पावर्स हैं, यूएसए एंड यूएसएसआर। अब जब दो पावर्स हैं तो इसीलिए कहा गया बाइपोलर सिस्टम। और जब यूएसएसआर डिसइंटीग्रेट हुआ 1991 में, तो फिर ये दो पावर्स यानी कि ये बाइपोलर सिस्टम टूट गया, ये बाइपोलर सिस्टम खत्म हो गया। उसी को नाम दिया गया एंड ऑफ बाइपोलैरिटी। यानी कि 1945 से लेके 1991 तक बाइपोलैरिटी थी, दो सुपर पावर से यूएसए एंड यूएसएसआर। लेकिन 1991 में यूएसएसआर जब कोलैप्स हुआ, डिसइंटीग्रेट हुआ, तो इसको नाम दिया गया एंड ऑफ बाइपोलैरिटी। बाइपोलैरिटी क्यों कहा गया इसको एंड ऑफ बाइपोलैरिटी? क्योंकि दो पावर स्टेट्स जो थे, अब वो उसमें से एक जो था वो डिसइंटीग्रेट हो गया था। सो इसलिए आपका चैप्टर का नाम है एंड ऑफ बाइपोलैरिटी के यूएसएसआर का डिसइंटीग्रेशन मींस एंड ऑफ बाइपोलैरिटी। और बाइपोलैरिटी क्या होता है? जब दो पावर्स हो। आई होप दिस इज क्लियर। आगे बढ़ते हैं एंड हम समझते हैं सोवियत सिस्टम को। सोवियत सिस्टम क्या था, इसके क्या फीचर्स थे,
यहाँ पे सबसे पहले हम देखते हैं सोवियत सिस्टम क्या है। तो 1917 में क्या होता है, 1917 में रशिया में एक रिवॉल्यूशन आता है जिसको सोशलिस्ट रिवॉल्यूशन कहा जाता है, या कभी कभी इसको रशियन रेवोल्यूशन भी कहा जाता है। तो ये 1917 में ये रशियन रेवोल्यूशन रशिया में आता है, और इस रेवोल्यूशन के थ्रू क्या होता है, एक सिस्टम क्रिएट किया जाता है। उस सिस्टम को नाम दिया जाता है सोवियत सिस्टम। एंड इस रिवोल्यूशन को लाने में सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं व्लादिमीर लेनिन। लेनिन एक पार्टी बनाते हैं जिसको नाम देते हैं बोल्शेविक कम्युनिस्ट पार्टी, बोल्शेविक कम्युनिस्ट पार्टी। एंड ये सोवियत सिस्टम जो है, और यही सोवियत सिस्टम जो है बाद में सोवियत यूनियन बनता है। एंड सोवियत यूनियन को आपको पता है यूएसएसआर भी कहा जाता था, यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक्स, ठीक है। लेकिन यहाँ पे मैं आपको एक बात बता देता हूँ, जो ये सोवियत यूनियन था, जो ये सोवियत यूनियन था, ये एक्चुअल में बनता है 1992। 1992 में ये सोवियत सिस्टम एक्चुअल में बनाया जाता है। 30 दिसंबर 1922, सॉरी 1922 30th ऑफ दिसंबर को सोवियत यूनियन बनाया जाता है इन 6 देशों के द्वारा। ये 6 जो स्टेट्स थे इनके द्वारा सोवियत यूनियन बनाया जाता है। एंड बाद में इसमें और स्टेट जुड़ते हैं और यूएसएसआर बन जाता है, जो कि 15 स्टेट्स का एक ग्रुप था। ये आपको पता होगा, आपने ये पढ़ा होगा, अगर नहीं पढ़ा है तो आपने आज ये पढ़ लिया। यूएसएसआर जो था ये 15 स्टेट्स का एक यूनियन थी, इसीलिए इसको यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक कहा जाता है, और इसी को सोवियत यूनियन कहा जाता है, जो 1922 में बनाई गई। आई होप दिस इज क्लियर। और इसमें किसका इंपॉर्टेंट रोल था, व्लादिमीर लेनिन का। और शुरुआत कहाँ से हुई, रशियन रेवोल्यूशन या फिर सोशलिस्ट रेवोल्यूशन जिसको कहा जाता है, जो कि रशिया में 1917 में आया। रशिया, अजरबैजान, यूक्रेन, बेलारूसिया, जॉर्जिया एंड आर्मीनिया, ये ओरिजिनल 6 वो स्टेट्स थे जिन्होंने सोवियत यूनियन को बनाया। बाद में इसमें 15 स्टेट्स बन गई, बाद में 15 स्टेट्स की यूनियन बन गई। आई होप दिस इज क्लियर। एंड अब हम देखते हैं कि जो ये सोवियत सिस्टम था इसके क्या फीचर्स थे। तो जब फीचर्स ऑफ सोवियत सिस्टम की बात की जाती है तो सबसे पहला सिस्टम क्या था, सोवियत पॉलिटिकल सिस्टम। जस्ट ए सेकंड में पेन चेंज कर लेता हूं। सो सोवियत पॉलिटिकल सिस्टम जो था इट सेंटर्ड अराउंड द कम्युनिस्ट पार्टी। तो एक ही कम्युनिस्ट पार्टी थी जो सारे सोवियत सिस्टम को कंट्रोल करती थी, एंड नो अदर पार्टी वाज पॉलिटिकल पार्टी और अपोजिशन वाज अलाउड। तो सोवियत सिस्टम में सबसे पहली चीज क्या थी कि एक ही पार्टी थी, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ यूएसएसआर। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ यूएसएसआर के अलावा और कोई पार्टी अलाउड नहीं थी। तो यूएसएसआर की जो कम्युनिस्ट पार्टी थी वही एक पार्टी थी पूरे सोवियत सिस्टम में, पूरे 15 जो स्टेट्स का ग्रुप था, सिर्फ यूएसएसआर एक पार्टी, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ यूएसएसआर एक ही पार्टी थी, और कोई पार्टी अलाउड भी नहीं थी। सेकंड पॉइंट, जो इकोनॉमी थी सोवियत सिस्टम की, वो प्लान्ड इकोनॉमी थी, और वो सारी इकोनॉमी स्टेट के द्वारा कंट्रोल की जाती थी, यानी कि स्टेट कंट्रोल्ड इकोनॉमी थी, सारी चीजें स्टेट कंट्रोल करता था, स्टेट कंट्रोल्ड इकोनॉमी, ठीक है। 2 पॉइंट, पहला पॉइंट सिंगल पार्टी रूल था, दूसरा पॉइंट सारी इकोनॉमी स्टेट के द्वारा कंट्रोल की जाती थी। तीसरा पॉइंट जो हमारे पास है कि ये सोवियत सिस्टम जो था ये सोशलिज्म के बेसिस पे बनाया गया था। तो ये सोशलिस्ट सिस्टम था। सोवियत सिस्टम क्या था, एक सोशलिस्ट सिस्टम था। सोशलिस्ट सिस्टम वही सिस्टम होता है जिसमें सारी चीजें जो हैं वो स्टेट के द्वारा कंट्रोल की जाएं, और प्राइवेट ओन कोई भी चीज ना हो। इसके बाद हमारे पास है कि सोवियत इकोनॉमी जो थी ये ज्यादा डेवलप्ड थी बाकी कंट्री से, लेकिन यूएसए से ज्यादा डेवलप नहीं थी। यूएसए को छोड़ के, एक्सेप्ट यूएसए यहाँ पे लिखा है, तो यूएसए को छोड़ के सोवियत इकोनॉमी जो थी ये सबसे ज्यादा डेवलप्ड इकोनॉमी थी। इसके बाद हमारे पास क्या है, इट हैड ए कॉम्प्लेक्स कम्युनिकेशन। तो सोवियत सिस्टम का कम्युनिकेशन नेटवर्क बहुत स्ट्रांग था। एनर्जी रिसोर्सेज थे इनके पास ऑयल था, इनके पास आयरन था, इनके पास स्टील था, ठीक है। तो ये सारी चीजें अपनी थी सोवियत यूनियन को। आफ्टर दैट एक डोमेस्टिक कंज्यूमर इंडस्ट्री भी थी, सारी चीज़ें ये खुद ही बनाते थे। डोमेस्टिक कंज्यूमर इंडस्ट्री का मतलब है कि सारी चीज़ें वो खुद मैन्युफैक्चर करते थे, फ्रॉम पिन्स टू कार्स, सारी चीज़ें खुद मैन्युफैक्चर करते थे। एंड लास्ट पॉइंट क्या है सोवियत सिस्टम का, कि सोवियत सिस्टम में स्टेट ओनरशिप थी, जबकि मैंने आपको पहले भी बताया कि स्टेट ओनरशिप डोमिनेंट फॉर्म ऑफ ओनरशिप थी, सारी मेजर चीज़ें स्टेट कंट्रोल करता था। तो आप याद रखेंगे सिंगल पार्टी रूल था,
स्टेट कंट्रोल इकोनॉमी थी, सोशलिस्ट बेस्ड इकोनॉमी थी एंड डेवलप्ड इकोनॉमी थी। इसके बाद कम्प्लेक्स कम्युनिकेशन और एनर्जी रिसोर्सेज थे इनके पास एंड इसके बाद डोमेस्टिक कंज्यूमर इंडस्ट्री इनकी अपनी थी, सब कुछ खुद मैन्युफैक्चर करते थे और स्टेट ओनरशिप थी। आई होप दिस इज क्लियर। आगे बढ़ते हैं एंड अब हम देखते हैं कि डिसइंटीग्रेशन ऑफ यूएसएसआर क्यों हुई। यूएसएसआर जो है ये क्यों टूट गया। ये जो 15 स्टेट्स की एक यूनियन थी यूएसएसआर के नाम से, ये 1991 में क्यों कोलैप्स हो गई। तो सबसे पहला कॉज हमारे पास है इकोनॉमिक स्टैग्नेशन। अब सोवियत यूनियन ने किया क्या, सोवियत सिस्टम जो था इन्होंने किया क्या कि इन्होंने सबसे ज्यादा इकोनॉमी जो है, सबसे ज्यादा पैसा अपना आर्म्स पे लगा दिया। आर्म्स एंड एमिनेशंस, हथियार खरीदने और बनाने और मैन्युफैक्चर करने में बहुत ज़्यादा इकोनॉमी अपनी स्पेंड कर दी। उसकी वजह से इनकी इकोनॉमी कमज़ोर हो गई क्योंकि सारा पैसा आर्म्स पे लग रहा था, एमिनेशंस पे लग रहा था, मिलिट्री पे लग रहा था। तो ये एक कॉज बना, क्योंकि जब इकोनॉमी किसी कंट्री की वीक हो जाती है तो वो कंट्री वीक हो जाती है। तो सबसे पहला कॉज इकोनॉमिक स्टैग्नेशन, इकोनॉमी वीक होना। दूसरा कॉज सोवियत सिस्टम वाज ब्यूरोक्रेटिक एंड अथॉरिटेरियन। ब्यूरोक्रेटिक एंड अथॉरिटेरियन का यहाँ पे मतलब ये है कि ये सिस्टम ऐसा था जिसमें एक ही पार्टी सारा कुछ कंट्रोल कर रही है। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए, सिंगल पार्टी सब कुछ कंट्रोल कर रही है और बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस उन्होंने बना दिए हैं। एंड दूसरी बात ये थी कि जो इनमें हायरार्की का एक कॉन्सेप्ट था। हायरार्की होती है कि एक, जैसे हमारे पास ये एक ऑर्गेनाइजेशन है, इसके ऊपर एक और ऑर्गेनाइजेशन है, इसके ऊपर एक और ऑर्गेनाइजेशन है, तो ये एक हायरार्की है। तो ये हायरार्की सिस्टम सोवियत यूनियन में था, जिसकी वजह से बहुत सारे लोग जो थे वो डिससेटिस्फाइड थे सोवियत यूनियन से, सोवियत सिस्टम थे। क्यों? क्योंकि ये ब्यूरोक्रेटिक था और ऑथोरिटेरियन था। ये बना इसका दूसरा कॉज डिसइंटीग्रेशन का, क्योंकि जब लोग ही डिससेटिस्फाइड हैं किसी पर्टिकुलर सिस्टम से तो वो सिस्टम काफी लंबे समय तक सस्टेन नहीं कर सकता। सो ये दो कॉज हो गए हमारे पास। तीसरा कॉज है लैक ऑफ डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी नहीं थी एंड फ्रीडम ऑफ स्पीच भी नहीं था लोगों के पास। जब ये दोनों चीजें लोगों के पास नहीं है, जो कि बेसिक फंडामेंटल्स हैं किसी भी चीज के, तो बेसिक फंडामेंटल्स ही नहीं है, फ्रीडम ऑफ स्पीच ही नहीं है, तो लोग तो डिससेटिस्फाई होंगे। लोग पसंद नहीं कर रहे थे सोवियत सिस्टम को, इस सोशलिस्ट सिस्टम को, जहां पे ना डेमोक्रेसी थी और ना फ्रीडम ऑफ स्पीच था। देन राइज ऑफ नेशनलिज्म। अब क्या हुआ, जो 15 स्टेट्स थे सोवियत यूनियन के, जो 15 स्टेट्स थे, अब उनमें नेशनलिस्ट फीलिंग्स जागने लग गई। वो ये चाहते थे कि हम यूएसएसआर को छोड़ के अलग से खुद इंडिपेंडेंट देश बन जाएं। तो वो सोवर्निटी को डिजायर करने लगे, सोवर्निटी की मांग करने लगे। वहाँ उन कंट्रीज में नेशनलिज्म अराइज होने लगा। सारी जो 15 स्टेट्स थे वो अब ये चाहने लगे कि हम यूएसएसआर से अलग निकल के एक अलग देश बनना चाहते हैं। तो ये भी एक रीजन बना इसकी डिसइंटीग्रेशन का। एंड इसके बाद हमारे पास है कम्युनिस्ट पार्टी वाज नॉट अकाउंटेबल टू द पीपल ऑफ यूएसएसआर। तो यूएसएसआर के जो लोग थे, और कम्युनिस्ट पार्टी सिर्फ एक ही पार्टी थी पूरे यूएसएसआर में, और ये अकाउंटेबल नहीं थी, यानी कि जवाबदेह नहीं थी किसी भी अपने एक्शन को लेके, किसी भी अपनी पॉलिसी को लेके। और अकाउंटेबिलिटी बहुत ज़रूरी है। अगर कोई आप पे रूल कर रहा है तो वो जिम्मेदार भी होना चाहिए, वो जिम्मेदारी उठाना चाहिए, वो अकाउंटेबिलिटी उठाना चाहिए। बट कम्युनिस्ट पार्टी अकाउंटेबल नहीं थी यूएसएसआर में किसी को भी। जो मन होता था कम्युनिस्ट पार्टी वो करती थी, और इससे लोग परेशान हो गए थे। एंड देन वन मोर रीजन, फेलियर ऑफ मिखेल गोर्बेचो। गोर्बेचो जो थे ये बनते हैं कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ यूएसएसआर के प्रेसिडेंट। 1985 में ये प्रेसिडेंट बनते हैं यू कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ यूएसएसआर, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ यूएसएसआर के बनते हैं ये प्रेसिडेंट 1985 में। एंड जब ये 1985 में प्रेसिडेंट बनते हैं तो ये कुछ चेंजेस लाने की कोशिश करते हैं सोवियत सिस्टम में। जिन चेंजेस का ये नाम रखते हैं, एक का नाम पेरेस्ट्रोइका रखते हैं, एक का नाम ग्लासनोस्ट रखते हैं। तो ये करना ये चाहते हैं कि सोवियत यूनियन को थोड़ा सा चेंज करने की कोशिश करते हैं ये। और इस चेंज करने के चक्कर में ये सोवियत यूनियन में जो रिफॉर्म्स लाते हैं ये फेल हो जाते हैं। रिफॉर्म्स फेल मीन कोई चेंज लाते हैं किसी पर्टिकुलर एक्सपेक्टेशन को लेके, इस चेंज से ये फायदा होगा, लेकिन वो नहीं होता है। और दोनों या फिर सारे रिफॉर्म्स जो हैं मिखेल गोर्बाचेव के वो फेल हो जाते हैं। और मिखेल गोर्बाचेव के रिफॉर्म्स फेल होने की वजह से भी एक रीजन बनता है यूएसएसआर के डिसइंटीग्रेशन का। एंड एक और रीजन हमारे पास है कि डोमिनेशन ऑफ रशिया ओवर ऑल अदर ग्रुप्स। देखें 15 जो यूएसएसआर के स्टेट थे उसमें से रशिया एक था।
बाकी 14 भी थे, 14 अदर स्टेट और थे, लेकिन रशिया डोमिनेट करता था बाकी 14 को भी। और वो 14 हमेशा ये नहीं चाहते थे कि रशिया ही बाकी सारे ग्रुप्स को यूएसएसआर में डोमिनेट करे, जो कि हो रहा था, जो कि रशिया कर रहा था। तो इससे भी लोग सेटिस्फाइड नहीं थे, बाकी ग्रुप्स सेटिस्फाइड नहीं थे। इससे भी क्या हुआ कि जो यूएसएसआर है वो कमजोर होता गया एंड फाइनली कंट्रीज जो है यूएसएसआर की अलग अलग हो गई और इसी को नाम दिया गया डिसइंटीग्रेशन, कोलैप्स ऑफ यूएसएसआर। तो हमारे पास क्या कॉजेज बने? इकोनॉमिक स्टैग्नेशन, सोवियत यूनियन का ब्यूरोक्रेटिक और अथॉरिटेरियन होना, डेमोक्रेसी ना होना, फ्रीडम ऑफ स्पीच ना होना, नेशनलिज्म जागना डिफरेंट स्टेट्स में, और स्टेट्स की सॉवरेनिटी की डिमांड होना। जो 15 स्टेट्स थे वो सॉवरेनिटी डिमांड कर रहे थे कि हम इंडिपेंडेंट रहना चाहते हैं यूएसएसआर से। देन कम्युनिस्ट पार्टी अकाउंटेबल नहीं थी एंड गॉर्बेचोव की पॉलिसीज फेल हो गई एंड रशिया जो है डोमिनेट कर रहा था सारे अदर 14 यूएसएसआर के स्टेट्स से। तो ये सारे रीजंस बने डिसइंटीग्रेशन ऑफ यूएसएसआर के। आई होप दिस इज क्लियर। ये क्रैश कोर्स है, इसलिए हम चीजों को शॉर्ट और टू द पॉइंट रख रहे हैं। आगे बढ़ते हैं एंड अब हम देखते हैं कॉन्सिक्वेंसेज, यानी कि क्या रिजल्ट आए डिसइंटीग्रेशन है यूएसएसआर के, क्या हुआ यूएसएसआर की डिसइंटीग्रेशन के बाद। तो सबसे पहले एंड ऑफ कोल्ड वार, क्योंकि कोल्ड वार किसके बीच में था? यूएसए एंड यूएसएसआर। यूएसए और यूएसएसआर के बीच में कोल्ड वार था। अब जब यूएसएसआर ही नहीं रहा तो कोल्ड वार भी खत्म हो गया। इट मींस एंड ऑफ कोल्ड वार। तो ये सबसे पहला कॉन्सिक्वेंस था, एंड ऑफ कोल्ड वार। और कोल्ड वार क्या था? दो आइडियोलॉजीज के बीच में जंग थी। एक आइडियोलॉजी थी सोशलिज्म, सोशलिज्म, और एक आइडियोलॉजी थी हमारे पास कैपिटलिज्म। कैपिटलिज्म को सपोर्ट कर रहा था यूएसए एंड सोशलिज्म को सपोर्ट कर रहा था यूएसएसआर। और फाइनली क्या हुआ? जब डिसइंटीग्रेट हो गया यूएसएसआर तो सोशलिस्ट आइडियोलॉजी फेल हो गई, ये माना गया, और कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी जो है वो डोमिनेंट आइडियोलॉजी बन गई, जो कि यूएसए से सपोर्ट की जा रही थी यूएसए के द्वारा। तो इस तरह से दो आइडियोलॉजीज में जो वॉर था, जिसको कोल्ड वॉर नाम दिया गया यूएसए एंड यूएसएसआर में, वो खत्म हो गया यूएसएसआर के डिसइंटीग्रेशन के बाद। दूसरा, एंड ऑफ आर्म्स रेस। कोल्ड वॉर के टाइम में बहुत ज़्यादा आर्म्स मैन्युफैक्चर किए गए दोनों ग्रुप्स के द्वारा, यूएसए के द्वारा भी और यूएसएसआर के द्वारा भी। क्यों? क्योंकि हमेशा ये पॉसिबिलिटी रहती थी कि इन दो ग्रुप्स में कभी ना कभी वॉर हो जाएगा, तो दोनों ग्रुप्स अपने आप को स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश करते थे और इस स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश में बहुत सारे आर्म्स बना दिए गए। बट जब यूएसएसआर डिसइंटीग्रेट हो गया तो अब आर्म्स बनाने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ी, तो आर्म्स रेस खत्म हो गई, यानी कि जो हथियार बनाने की रेस थी यूएसएसआर यूएसए में, वो खत्म होगी। और जब हथियार बनाने की रेस खत्म होगी तो टेंशन रिलीज होगी, क्योंकि हमेशा डर रहता था कि इन दो ग्रुप्स में कभी ना कभी वॉर हो जाएगी और बाकी दुनिया तबाह हो जाएगी इसकी वजह से। सेकंड, थर्ड कॉन्सिक्वेंस, पहला, दूसरा और थर्ड कॉन्सिक्वेंस क्या है कि बायपोलैरिटी भी खत्म होगी, एंड ऑफ बायपोलैरिटी, जो कि चैप्टर का नाम भी है, क्योंकि सिर्फ यूएसए ही बच गया हेजेमन पावर, मोस्ट डोमिनेंट पावर सिर्फ यूएसए बच गया आफ्टर 1991। तो इस वजह से बायपोलैरिटी भी खत्म होगी। बायपोलैरिटी क्या था? जहां दो पावर्स होते। देन एमरजेंस ऑफ सॉवरेन नेशन स्टेट्स। यूएसएसआर के टूटने के बाद 14 देश और बने, तो ये 14 देश जो थे सोवरेन देश थे, इंडिपेंडेंट देश थे। तो ये भी एक कॉन्सिक्वेंस था कि और 14 इंडिपेंडेंट डेट्स स्टेट्स बने एंड 15वां एक और था रशिया। ठीक है, रशिया भी तो एक स्टेट था, रशिया भी तो एक स्टेट था 15 स्टेट्स में से। ठीक है, तो इंडिपेंडेंट स्टेट्स जो हैं ये यूएसएसआर के डिसइंटीग्रेशन के बाद बने। एंड इसके बाद डिफीट ऑफ सोशलिज्म, यानी कि सोशलिज्म माना गया कि सोशलिज्म एक फेल्ड आइडियोलॉजी मानी गई कि अब भाई कैपिटलिज्म ही हर जगह है, सोशलिज्म फेल हो गया है, सोशलिज्म सोशलिज्म की डिफीट हो गई है। एंड कैपिटलिज्म है क्या? सोशलिज्म और कैपिटलिज्म में मेजर डिफरेंस क्या है? कैपिटलिज्म में प्राइवेट ओनरशिप होती है चीजों की, जिसको हम मार्केट इकोनॉमी कहते हैं, फ्री मार्केट इकोनॉमी। प्राइवेटाइजेशन, जैसे इंडिया में कैपिटलिज्म है एंड कैपिटलिज्म आप देखते हैं कि अंबानी है, अडानी है, ये सारे लोग प्राइवेटली चीज़ों को ओन करते हैं, ये कैपिटलिज्म में होता है। लेकिन सोशलिज्म में सारा क्या होता है? स्टेट के कंट्रोल में होता है, स्टेट के कंट्रोल में होता है। सारी चीज़ें सोशलिज्म में स्टेट के कंट्रोल में होती हैं, लेकिन कैपिटलिज्म में प्राइवेटली ओन करते हैं लोग चीज़ों को। और इंडिया में मैं आपको बता दूं दोनों चीज़ें मिक्स्ड है। ठीक है, ये भी आप याद रखेंगे, इंडिया में मिक्स्ड इकोनॉमी है, थोड़ा सोशलिज्म भी है, थोड़ा कैपिटलिज्म भी है। ठीक है, और कॉन्सिक्वेंस क्या बना यूएसएसआर की डिसइंटीग्रेशन का कि सोशलिज्म फेल हो गया, डिफीट ऑफ सोशलिज्म एंड राइज ऑफ फ्री मार्केट इकोनॉमी। अब कैपिटलिज्म ही रह गया वर्ल्ड में,
क्योंकि लड़ाई तो इन्हीं दो आइडियोलॉजीज के बीच में थी ना, कैपिटलिज्म और सोशलिज्म के बीच में। और इसके बाद कोलैप्स ऑफ वारसा पैक्ट। वारसा पैक्ट क्या था? वारसा पैक्ट था मिलिट्री अलायंस यूएसएसआर का, मिलिट्री अलायंस ऑफ यूएसएसआर। एंड जिस तरह से यूएसए का मिलिट्री अलायंस क्या था? नाटो, जो कि अभी भी है। यूएसए का मिलिट्री अलायंस नाटो था और यूएसएसआर का वारसा पैक्ट था। और जब यूएसएसआर डिसइंटीग्रेट हुआ तो वारसा पैक्ट भी कोलैप्स हो गया। आई होप दिस इज क्लियर। एंड देन फॉर्मेशन ऑफ कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट्स। तो क्या हुआ 1991 में जब ये यूएसएसआर के देश अलग अलग देश बने, तो इन्होंने एक एक हम कह सकते हैं एक ग्रुप बनाया। एक ग्रुप बनाया कि इन्होंने ये यूएसएसआर के अलग अलग देश जो हुए, इन्होंने एक ग्रुप बनाया जिसका नाम रखा इन्होंने CIS, कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट्स 1991। ऐसे तो बहुत सारे कॉन्सिक्वेंसेज हैं यूएसएसआर के डिसइंटीग्रेशन के, लेकिन ये मेजर कॉन्सिक्वेंसेज हैं, आप ये याद रखेंगे। पहला कॉन्सिक्वेंस कोल्ड वॉर खत्म हो गया, दूसरा कॉन्सिक्वेंस आर्म्स रेस खत्म होगी, तीसरा कॉन्सिक्वेंस बायपोलैरिटी खत्म होगी, चौथा कॉन्सिक्वेंस सॉवरेन स्टेट्स बन गए, इंडिपेंडेंट स्टेट्स बन गए, पांचवा कॉन्सिक्वेंस सोशलिज्म फेल हो गया, छठा कॉन्सिक्वेंस वारसा पैक्ट कोलैप्स हो गया, एंड सातवां कॉन्सिक्वेंस क्या था कि CIS बनी, कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट्स बनी 1991 में। आई होप दिस इज क्लियर। ये थे रिजल्ट्स ऑफ रिजल्ट्स और कॉन्सिक्वेंस ऑफ डिसइंटीग्रेशन ऑफ यूएसएसआर। आई होप दिस इज क्लियर। आगे बढ़ते हैं एंड अब हम देखते हैं कि बर्लिन वॉल क्या था और इसका कोलैप्स क्या हुआ। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं 1945 के बाद, यानी कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद क्या हुआ कि जर्मनी के दो टुकड़े कर दिए गए। एक वेस्ट जर्मनी था, एक ईस्ट जर्मनी था। वेस्ट जर्मनी में यूएसए का हम कह सकते हैं रूल था और ये कैपिटलिस्ट गवर्नमेंट थी यहाँ पे। एंड दूसरी तरफ हमारे पास यूएसएसआर था जो कि ईस्ट जर्मनी में रूल कर रहा था और जिसको कम्युनिस्ट गवर्नमेंट कहा गया, क्योंकि यूएसएसआर। और एक और चीज आप यहाँ पे ध्यान रखेंगे, कभी कभी सोशलिज्म और कम्युनिज्म सेम सेम यूज किया गया है किताबों में। 12th के इस एंड ऑफ बाइपोलैरिटी चैप्टर में सोशलिज्म और कम्युनिज्म को एक दूसरे की जगह यूज किया गया है, ये आप याद रखेंगे। तो कभी कभी आप सोशलिज्म पढ़ेंगे, कभी कभी आप कम्युनिज्म पढ़ेंगे, और यहाँ वो बिल्कुल एक सिमिलर टर्म्स है। हालांकि ये अलग अलग टर्म्स हैं, थोड़ी बहुत एक दूसरे से डिफरेंट है, बट जब हम कोल्ड वॉर पढ़ते हैं तो सोशलिज्म कम्युनिज्म वहाँ पे इंटरचेंजेबली यूज किया जाता है, आप इसमें कंफ्यूज नहीं होना। तो जर्मनी में जर्मनी के दो हिस्से थे, वेस्ट जर्मनी यूएसए के कंट्रोल में था, ईस्ट जर्मनी यूएसएसआर के कंट्रोल में था। एंड ईस्ट जर्मनी में ही एक वॉल क्रिएट कर दी यूएसएसआर ने, जिसको नाम दिया गया बर्लिन वॉल। और ये बर्लिन वॉल जो है ये 1961 में कंस्ट्रक्ट की जाती है, 13 अगस्त 1961। और इसको कंस्ट्रक्ट करने का रीजन क्या देता है यूएसएसआर? यूएसएसआर ये कहता है कि हमने बर्लिन वॉल ईस्ट जर्मनी में इसलिए कंस्ट्रक्ट की है ताकि वेस्ट जर्मनी से जो जासूस लोग हैं वो ईस्ट जर्मनी में ना आए, ताकि हम जासूस लोगों को, ताकि हम जो दुश्मन हमारा देश है, जो दुश्मन ब्लॉक है, जो एनिमी ब्लॉक है, जो कि कैपिटलिस्ट ब्लॉक था, उसके कुछ स्पाइस जो हैं वो ईस्ट जर्मनी में ना आए, जो कि यूएसएसआर के कंट्रोल में था। इसीलिए हम वॉर बना रहे हैं, वॉल बना रहे हैं। लेकिन असल में इसका रीजन ये था कि जब लोगों को लगा कि जो कम्युनिस्ट गवर्नमेंट है वो फेल हो रही है, तो लोग ईस्ट जर्मनी से वेस्ट जर्मनी में जाने लगे, माइग्रेशन करने लग गए। अब अगर सारे लोग ईस्ट जर्मनी से वेस्ट जर्मनी चले जाते, माइग्रेट कर जाते, तो दुनिया को ये लगता कि कम्युनिस्ट गवर्नमेंट, सोवियत सिस्टम ये फेल हो गया है। इसीलिए इस माइग्रेशन को रोकने के लिए, जो कि ईस्ट जर्मनी से वेस्ट जर्मनी हो रही थी, सोवियत यूनियन या फिर हम कह सकते हैं यूएसएसआर के द्वारा एक वॉल बनाया गया, जिसको बर्लिन वॉल कहा गया। बर्लिन जो है ये जर्मनी में है, ठीक है, इसलिए इसको बर्लिन वॉल कहा गया, ताकि ईस्ट जर्मनी के लोग माइग्रेशन ना कर सकें वेस्ट जर्मनी में, और वर्ल्ड को ये ना लगे कि जो कम्युनिस्ट सिस्टम है या फिर सोशलिस्ट सिस्टम है यूएसएसआर का, ये फेल हो गया है। क्योंकि सारे लोग चले जाते तो फिर तो यही लगता ना कि ये सिस्टम ही कोलैप्स हो गया। इसीलिए लोग अब वेस्ट जर्मनी चले गए, जो कि कैपिटलिस्ट गवर्नमेंट थी यहाँ पे। आई होप दिस इज क्लियर। और 1961 में ये वॉल कंस्ट्रक्ट किया जाता है। एंड फाइनली क्या होता है 1989 में, इस वॉल को दोनों तरफ से मिल के लोग जो हैं, जर्मनी के लोग, वेस्ट जर्मनी और ईस्ट जर्मनी के लोग मिल के 1989 नवंबर 9 को इस वॉल को गिरा देते हैं। और इसको कहा जाता है रीयूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी, कि जर्मनी फिर से रीयूनिफाई हो गया है, ठीक है। और बर्लिन वॉल एक सिंबल था कि भाई अब यूएसएसआर डिसइंटीग्रेट हो रहा है, ओके।
तो यहाँ पे ये देखें, द ऑफिशियल पर्पस ऑफ दिस वॉल वाज टू स्टॉप वेस्टर्न फैसिस्ट्स फ्रॉम एंटरिंग ईस्ट जर्मनी एंड अंडरमाइनिंग द सोशलिस्ट स्टेट। तो क्या ऑफिशियल रीजन दिया गया यूएसएसआर के द्वारा कि हम वॉल क्यों बना रहे हैं? ताकि जो वेस्टर्न फैसिस्ट यानी कि जो वेस्टर्न ब्लॉक के जो लोग थे वो फैसिस्ट थे, उनको फैसिस्ट कहा गया, और वो ईस्ट जर्मनी ना आ सकें और सोशलिस्ट सिस्टम को कमजोर ना कर सकें, इसलिए हम वॉल बना रहे हैं। बट रियल पर्पस क्या था? रियल मोटिव था कि ईस्ट जर्मनी से वेस्ट जर्मनी जो माइग्रेशन हो रही है उसको रोका जाए। तो वॉल कब बनाया? 1961 में। एंड कब गिरा ये? 1989 में। और इससे क्या हुआ? रीयूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी, जर्मनी फिर से एक हो गया। आई होप दिस इज क्लियर, दिस इज मेकिंग सेंस। इसके बाद हमारे पास एक टॉपिक बचता है, दैट इज शॉक थेरेपी। अब ये शॉक थेरेपी क्या थी? किस चीज को शॉक थेरेपी कहा गया? तो जब यूएसएसआर कोलैप्स हुआ 1991 में, ध्यान से सुनना, यूएसएसआर जब कोलैप्स हो गया 1991 में, जस्ट ए सेकेंड, यूएसएसआर जब 1991 में कोलैप्स हो गया, तो अब एक सोशलिस्ट सिस्टम जो था पूरा यूएसएसआर में कोलैप्स हो गया। 15 कंट्रीज थी जिनका सोशलिस्ट सिस्टम था, और सारा सोशलिस्ट सिस्टम कोलैप्स हो गया, यूएसएसआर टूट गया। अब ये सारी कंट्रीज जो थी, जो यूएसएसआर का पार्ट थी, अब ये कैपिटलिस्ट मॉडल की तरफ जाने लगे। और ये जो ट्रांजिशन था, ये जो ट्रांजिशन था सोशलिज्म से कैपिटलिज्म में, ये बहुत सडनली हो गया। ये बहुत सडन ट्रांजिशन था, बहुत यू नो क्विक ट्रांजिशन था। ऐसा नहीं है कि इसको सालों लगे, रातों रात एक पूरा सोशलिस्ट सिस्टम कोलैप्स हो गया और कंट्री जो है अब कैपिटलिस्ट सिस्टम या फिर कैपिटलिस्ट मॉडल अडॉप्ट करने लगी। इस ट्रांजिशन को नाम दिया गया शॉक थेरेपी। सडन ट्रांजिशन फ्रॉम सोशलिज्म टू कैपिटलिज्म वाज कॉल्ड एज शॉक थेरेपी, क्योंकि ये पूरे सोशलिस्ट ग्रुप के लिए एक शॉक था कि सोशलिस्ट सिस्टम अब कोलैप्स हो चुका है एंड अब हमें कैपिटलिस्ट मॉडल जो है वो अडॉप्ट करना है। इसलिए इसी को कहा गया शॉक थेरेपी। द प्रोसेस ऑफ ट्रांजिशन फ्रॉम अथॉरिटेरियन सोशल सिस्टम टू ए डेमोक्रेटिक कैपिटलिस्ट सिस्टम वाज कॉल्ड एज शॉक थेरेपी। तो सोशलिस्ट सिस्टम से कैपिटलिस्ट सिस्टम में जो ट्रांजिशन थी यूएसएसआर के स्टेट्स की, उसको कहा गया शॉक थेरेपी। और ये शॉक थेरेपी पेनफुल क्यों थी? ये शॉक थेरेपी शॉक क्यों था ये यूएसएसआर के मेंबर स्टेट्स के लिए? क्योंकि इसमें क्या हुआ, बहुत सारी इंडस्ट्रीज कोलैप्स हो गई यूएसएसआर की बहुत सारी इंडस्ट्रीज कोलैप्स हो गई। एंड इसके साथ साथ रशियन करेंसी जो थी वो डिक्लाइन हो गई, वैल्यू कम हो गई रशियन करेंसी की। ठीक है, जब वैल्यू कम हो जाती है तो करेंसी की जब वैल्यू कम हो जाती है तो चीज़ों के दाम बढ़ जाते हैं। इन्फ्लेशन जिसको कहा जाता है, जब प्राइसेस इंक्रीज हो जाते हैं, एक तरफ से प्राइसेस इंक्रीज हो गए, दूसरी तरफ से करेंसी की वैल्यू गिर गई। तो अगर कोई चीज़ 10 रुपए में आती थी, अगर कोई चीज़ 10 रशियन करेंसीज दे के ली जाती थी, अब वो 100 रशियन करेंसीज दे के ली जा रही है। तो क्या हो गया, प्राइसेस बढ़ गए, जिसको इन्फ्लेशन कहा गया। और अब इन्फ्लेशन हो गया, लोग चीज़ें खरीद नहीं पा रहे हैं, तो फूड क्राइसिस हो गए। लोग अब खाने की चीज़ें भी अफोर्ड नहीं कर पा रहे क्योंकि रशियन करेंसी की वैल्यू बहुत लो हो गई। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें थी जो शॉक थेरेपी की वजह से हुई। इसीलिए इसको शॉक थेरेपी कहा गया, क्योंकि ये ट्रांजिशन जो थी सोशलिज्म से सीधा कैपिटलिज्म की तरफ, ये सडन ट्रांजिशन थी। ये बहुत ड्रास्टिक चेंज था। ये भी किताबों में लिखा जाता है। ड्रास्टिक चेंज फ्रॉम सोशलिज्म टू capitalism is called as shock therapy. I hope this is clear. This was all about chapter 1 of political science class 12th book 1. We have tried to cover almost all the important points and ऐसे notes आपको कहीं नहीं मिलेंगे in entire India. आप कहीं भी ढूंढ लें। एंड ये पीडीएफ आपको पीपल्स अकेडमी यूट्यूब चैनल के टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगी। ये पीडीएफ आपको फिर से बता रहा हूँ, पीपल्स अकेडमी के टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगी। हम इसको डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक मैं आपको दे दूंगा, वहाँ पे जाके आप इस पर्टिकुलर पीडीएफ को अवेल कर सकते हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडे। आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें एंड बाकी लोगों से भी शेयर करें। सो प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल, वी आर वर्किंग वेरी हार्ड फॉर यू पीपल। एक सब्सक्रिप्शन के बटन पे अपना उंगली मारें एंड सब्सक्राइब करें। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग पीपल्स अकेडमी।